हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं क्रमशः ब्रिटिश संविधान की स्रोत पर चर्चा करूंगा। महान अधिकार, पहला पॉइंट है महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। ब्रिटिश संविधान के स्रोत, महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ युग परिवर्तक घटनाएं हुई जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया। इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रलेखों में 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र सबसे अधिक प्रमुख, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स यानी कि अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स। जेस्ट विलियम पिट का कहना है कि मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स तीनों अधिकार पत्र सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबिल हैं। संसदीय अधिनियम, ब्रिटिश संविधान यद्यपि एक अलिखित संविधान है लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानूनों का अंश होता है। संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियों, संसद के दोनों सदनों के पारंपरिक संबंधों, सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों आदि के संबंध में संसद के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए और ये संसदीय अधिनियम भी संविधान के स्रोत हैं। संसदीय अधिनियमों और परिनियमों में निम्नलिखित प्रमुख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679, हेबियस कॉर्पस एक्ट 1689, व्यवस्था अधिनियम 1701, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम 1737, एक्ट ऑफ यूनियन विथ स्कॉटलैंड 1737, 1832, 1867, 1884 के सुधार अधिनियम रिफॉर्म्स एक्ट, 1911 और 1949 के पार्लियामेंट्री एक्ट और 1918 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 और राज मुकुट के मंत्रियों का अधिनियम, मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937 आदि। तीसरा पॉइंट है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योग दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए विल्कीज बनाम वुड के अभियोग में यह निर्णय किया गया था कि किसी भी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की तलाशी अथवा उसके कागजात को अधिकार में लेने का सामान्य अधिपत्र अवैध है। सामरसेट के अभियोग में ब्रिटेन से दासता के अंत करने की घोषणा की गई। हावल के अभियोग में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। सुप्रसिद्ध बुशेल अभियोग 1670 के आधार पर जूरियों की स्वतंत्रता की दृढ़ स्थापना हुई। चौथा, सामान्य विधि, कॉमन लॉ। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, जिन्हें सामान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। एक पंक्ति में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि है। ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित है। मुनरो के शब्दों में सामान्य कानून संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ साथ निरंतर प्रगति करता रहता है। सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी अभियोगों की जूरी व्यवस्था, ब्रिटिश जनता के विचार व्यक्त करने और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार आदि सामान्य कानूनों पर ही आधारित है। पांचवा है प्रथाएं और परंपराएं। वैसे प्रथाएं और परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती है, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित और अविकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें विशेष रूप से संसदीय व्यवस्था पूर्णतया प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित न होने के कारण उनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया था। तभी से परंपरा भी स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इस प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल के
समय से ये परंपरा भी स्थापित हुई कि लोक सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। लोक सदन में बहुमत का विश्वास खो देने पर वह अपना त्याग पत्र दे देगा। इस प्रकार की अन्य अनेक परंपराएं हैं जिन पर ब्रिटिश संविधान आधारित है। छठी है संविधान पर टीकाएं। संविधान पर लिखी गई टीकाओं को भी संविधान का एक स्रोत समझा जाता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर लिखे गए कुछ अधिक प्रमुख ग्रंथ जिनसे संविधान और शासन व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है इस प्रकार है। डाइसी का ग्रंथ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेजहार्ट का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन और 1687 सर स्क्रीन में की पुस्तक संसदीय कार्य पद्धति और चलन, एंसन का लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आदि। ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। वर्तमान समय में सामान्यतः देश के संविधान का निर्माण गंभीर सोच विचार के आधार पर और योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और विश्व के अन्य देशों के संविधानों का निर्माण हुआ। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं, विकास हुआ। 1400 वर्षों के विकास के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। विकास के इस क्रम की विशेषता यह है कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से नहीं अपनाया गया, वरन अनजाने में ही परिस्थितियों ने या संयोग ने उन्हें वर्तमान स्वरूप प्रदान कर दिया। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें सोच विचार कर योजनाबद्ध ढंग से अर्थात कानूनन बनाकर अपनाया गया है। इस प्रकार कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है तो कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं विवेक का परिणाम है। इस संविधान के संबंध में लिटन स्ट्रेची का एक कथन पूर्णतः सत्य है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। न केवल लिटन स्ट्रेची वरन ब्रिटिश संविधान के अन्य लेखकों ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान एक समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। वह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं में ने किया है। सर विलियम एंसन का कहना है कि एक विलक्षण ढांचा है जिनके मालिकों ने समय समय पर उसमें खिड़कियां, खंबे, ड्योडी और शिखर जोड़े। इसे तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा गया है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम हो। ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग और विवेक की भूमिका लगभग समान रही है। संस्थाओं के विकास में संयोग और विवेक ने अपनी भूमिका एक ही चरण में नहीं वरन विभिन्न चरणों में निभाई है। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। इस कथन की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। संयोग का शिशु ब्रिटेन संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है और इस संसदीय शासन की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की निर्माणकारी भूमिका। ये संस्थाएं संयोग का ही परिणाम है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका विश्व के विभिन्न देशों ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विचार और व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की है, लेकिन स्वयं ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच विचार कर किसी योजना के आधार पर नहीं वरन संयोगवश यह अस्तित्व में आ गई। 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया। इसी स्थिति में 1295 में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की। नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों, सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी और नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे ही मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के इतिहास में इसे ही मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इस उद्धरण से त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास होता है, किंतु बैरन, सामंतों और उच्च धर्माधिकारियों ने हितों की परस्पर एकता अनुभव की और वे एक हो गए। इस प्रकार शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि दोनों ही निर्वाचित होते थे। उनके हित भी लगभग एक जैसे ही थे, अतः दोनों वर्ग एक दूसरे के समीप हो गए और छोटे धर्माधिकारी भी इनके साथ जुड़ गए। इस स्थिति के कारण त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। उच्च सदन लॉर्ड सभा और सामंत और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा
और निम्न सदन कॉमन सभा जन साधारण का प्रतिनिधित्व करने लगा। इस प्रकार लोक सदन में स्पीकर पद की स्थिति भी संयोगवश ही बनी। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया और उसी समय से स्पीकर पद चला आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु। मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास। ब्रिटेन या संसदीय व्यवस्था वाले अन्य देश किसी देश में मंत्रिमंडलात्मक समस्त प्रशासन का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का आशय है कि यह मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की स्थिति संयोगवश और कुछ चरणों से गुजर कर ही बनी है। 17वीं सदी से पूर्व तक मंत्रिमंडल का विकास एंग्लो सैक्सन काल एवं नॉर्मन काल में सम्राट को परस्पर परामर्श देने तथा प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं विटनेज मोट बुद्धिमानों की सभा और क्यूरिया रेजिस शाही परिषद। विटनेज मोट एक बड़ी संस्था थी जिसने समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया है। क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों पर सम्राट को परामर्श तथा सहायता देती थी। सम्राट एडवर्ड षष्ठ के काल में क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया। इसी प्रिवी काउंसिल ने आगे चलकर कैबिनेट को जन्म दिया। 17वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। दूसरा पॉइंट, 17वीं सदी में प्रिवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई। अतः जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने प्रिवी काउंसिल की एक छोटी सी समिति से परामर्श करना शुरू कर दिया। चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख परामर्शदाता की स्थिति 5 व्यक्तियों क्लिफर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, एशले और लॉडरडेम को प्राप्त थी। इन व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम के अक्षर को लेकर इस समिति को कबाल कहा जाने लगा। आगे चलकर कैबन ने कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये कबाल अपने स्वरूप और कार्यकरण में वर्तमान अर्थों की कैबिनेट के समान नहीं है। इसके सदस्यों की एकरूपता नहीं थी, इसे सत्ता प्राप्त नहीं थी और ये संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती थी। एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास 1695 में विलियम तृतीय के शासनकाल में हुआ। इस समय विंग दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था, अतः विलियम तृतीय ने अकेले विंग दल के इस मंत्रिमंडल का निर्माण किया। अब इस प्रथा का विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण उस दल में से होना चाहिए जिसे कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त हो। 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में हुआ और ये विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्य का नहीं वरन सुखद संयोग एवं एक विशेष स्थिति में कैबिनेट के अध्ययन पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाए गए आचरण का परिणाम था। सन 1714 में पदासीन हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश राजनीति और ब्रिटेन के राजनीतिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे एवं उन्हें ब्रिटिश राजनीति की अपेक्षा हैनोवर राजनीति में अधिक रुचि थी। अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया और इस संयोग ने कैबिनेट को सम्राट के प्रभाव से मुक्त कर दिया। जब कैबिनेट के ही एक अन्य सदस्य द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया तो इस स्थिति में परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। सर रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने। वालपोल ने प्रधानमंत्री के पद को संगठित एवं सुदृढ़ किया तथा कैबिनेट के प्रसंग में श्रेष्ठ परंपराओं को अपनाया। जब 1742 में संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो वालपोल ने त्यागपत्र देकर इस प्रथा को शुरू कर दिया कि संसद में पराजित मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। वालपोल के आचरण ने संसदीय व्यवस्था के सार तत्व को जन्म दे ही दिया। 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। 19वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ। मताधिकार के इस विस्तार से मंत्रिमंडल को जनाधार प्राप्त हो गया। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया। उसने मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद
मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास इसी काल में हुआ। अब मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो गई। 20वीं सदी तक विशेषतः द्वितीय महायुद्ध के काल से मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण इस सीमा तक आगे बढ़ गया कि प्रधानमंत्री शासन की बात कही जाने लगी। एक संस्था के रूप में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का ये संपूर्ण विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कानूनों का परिणाम नहीं वरन संयोग के तत्वों और राजनीतिक परंपराओं का ही परिणाम है। धन्यवाद बच्चों।